बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्काई न्यूज पे स्काई स्पोर्ट्स के प्रोग्राम के साथ मैं हूं मोहम्मद कदीर। आज हम इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे पाकिस्तान की टीम की जो गुज़श्ता सीरीज खेली गई है इंग्लैंड की और क्रिकेट टीम के खिलाफ, उस हवाले से डिस्कस होगी। और पाकिस्तान की टीम जो है वो इस वक्त अमेरिका में मौजूद है। वर्ल्ड कप का आगाज बाकायदा हो चुका है। पाकिस्तान की टीम ने 6 जून को जो है अपना पहला मैच अमेरिका ही से खेलना है और अमेरिका ने जो है खतरे की घंटी बजा दी है। आज उन्होंने जो है कनाडा की टीम के खिलाफ वन साइडेड, मैं कहूंगा हाई स्कोरिंग मैच था, उसमें जो है उन्होंने 7 विकेटों से कामयाबी हासिल की है। तो इस हवाले से आज हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए तैयार हैं स्पोर्ट्स एंकर के स्पोर्ट्स एनालिस्ट के तौर पर लाहौर से मोहम्मद आमिर, और उनके साथ बहावलपुर से स्पोर्ट्स तजिया निगार हैं उनके साथ जुनेद। तो इनसे बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की, क्योंकि पाकिस्तान की टीम जो है अब इस वक्त जिस कंडीशंस में है, पाकिस्तान की टीम पर बहुत सारे मसाइल हैं। उन मसाइल का पाकिस्तान की टीम को सामना है कि क्या पाकिस्तान की टीम उन मसाइल से बाहर निकल पाएगी। इस हवाले से जो आज हमने अपने जो हमारे गेस्ट हैं इनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन जुनेद भाई आपसे होगा। पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन और बॉलिंग लाइन है वो बिल्कुल जो है एक्सपोज हो चुकी है। इंग्लैंड से जो है हम तलख यादें समेटने के बाद अब अमेरिका में तो आ गए हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप पाकिस्तान की जो ओपनिंग बल्लेबाज थे उनकी जो परफॉर्मेंस है उस हवाले से बात करेंगे, और हमारी 3 साल कबल जो ओपनिंग बल्लेबाजी थी वो अब बहाल हुई है और 6 ओवर में 62 रन का एक अच्छा स्टैंड फराहम किया है। आपके ख्याल में ये वर्ल्ड कप में कंटिन्यू करना चाहिए बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को? जी अस्सलाम वालेकुम कदीर भाई। वालेकुम यहाँ सलाम। पर जी आपने बात की यहाँ पर सबसे पहले पाकिस्तान की ओपनिंग स्टैंड की, और उसके बारे में आपने ये भी पूछा कि भाई पाकिस्तान का जो पावर प्ले है वो अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का जो आखिरी मैच हुआ था वहां पे अग्रेसिव बैटिंग की थी बाबर और रिजवान ने, जो कि एक अच्छी इंटेंट दिखाई थी और ऐसी इंटेंट पाकिस्तान की टीम को वर्ल्ड कप से पहले चाहिए भी थी। तो वो इंटेंट वहां पे दोनों इन ओपनर्स ने दिखाई। और इसके साथ ही यहाँ पर मेरा कहना ये होगा कि यहाँ पर बाबर और रिजवान को जो नेचुरल गेम वो खेलते हैं, पिछले काफी टाइम से वो खेल रहे हैं, मेरे ख्याल से उनको अगर वैसा अगर वो खेलते हैं तो मेरे ख्याल से वो बेहतर होगा। क्योंकि अगर हम वर्ल्ड कप से पहले या वर्ल्ड कप के बीच में अगर हम न्यू चीजें जो ना ट्राई करेंगे तो वहां पर हम बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने देख लिया पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का जो आखिरी T20 मैच था इस सीरीज के अंदर, वहां पे बाबर रिजवान के बाद मिडल ऑर्डर को देख लें या फिर जो ना टेल एंडर को देख लें, मतलब कोई भी परफॉर्म नहीं कर पाया। तो उस लिहाज से हम हमेशा जो ना बाबर रिजवान के ऊपर क्रिटिसाइज करते होते हैं, देखिए, और करना भी चाहिए जी क्योंकि हम बिल्कुल मॉडर्न क्रिकेट नहीं खेलते। जुनेद भाई, हम बाबर और रिजवान पर जो क्रिटिसाइज करते हैं वो उनके स्ट्राइक रेट की वजह से करते हैं कि वो उनका जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत लो है दीगर जो दुनिया के ओपनर बल्लेबाज हैं उनके मुकाबले में। बिल्कुल आपकी बात सही है, वो चीज हमें इम्प्रूव करनी है, हमें मॉडर्न क्रिकेट की तरफ आना है। बट मेरा कहने का मकसद ये है कि इस वर्ल्ड कप के अंदर अगर हम कुछ नई चीज जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है, जो कि हमने प्रैक्टिस नहीं की इस चीज के ऊपर, हमने इस चीज के ऊपर काम नहीं किया, अगर हम एक नई चीज को अगर इस वर्ल्ड कप के दरमियान अगर ट्राई करेंगे, मेरे ख्याल से वहां पे थोड़ा सा हमारे लिए जो वर्ल्ड कप का जो सेमीफाइनल का जो चांस है वो हम खो देंगे। उसकी वजह मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैं आपको बता रहा था पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का जो आखिरी T20 मैच था वहां पे बाबर रिजवान ने इंटेंट दिखाई, जो कि एक अच्छी बात है, मैं उसको मतलब सही अच्छा समझ रहा हूँ पाकिस्तान की टीम के लिए। लेकिन बात यह है कि वहां पे आपने देखा कि वहां पे हमारा जो मिडल ऑर्डर है वो वैसे भी पिछले 2-3 साल से परफॉर्म नहीं कर रहा और टेल एंडर भी हमारे परफॉर्म नहीं कर रहे। तो वहां पे बाबर रिजवान को हम क्रिटिसाइज करते हैं, जब वो आउट हो जाते हैं वो स्लो भी सिर्फ इसलिए खेलते हैं वो बेचारे, इन दोनों की अगर मैं बात करूं, क्योंकि उनको पता है कि भाई पाकिस्तान की टीम के अंदर मिडल ऑर्डर हमारे पास उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा जिस तरीके से उसको परफॉर्म करना चाहिए। या फिर बाकी टीमों के कंपैरिजन के अंदर अगर हम देखें तो वहां पे पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर पिछले काफी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं। वहां पे इस वजह से बाबर रिजवान को थोड़ा सा स्लो खेलना पड़ता है। मिडिल ऑर्डर की बाबर रिजवान जल्दी जुनेद भाई मिडिल ऑर्डर पर बात करेंगे तफसील से। इससे पहले मैं आमिर भाई आपसे
आपकी राय जानना चाहूंगा। पाकिस्तान की टीम जो है इंग्लैंड के खिलाफ जो लास्ट मैच खेली है उसमें हमने 40 डॉट गेंदें खेली हैं, 40 गेंदें जो है हमने बगैर कोई रन बनाए डॉट किए हैं। और उसके बाद हमारी टीम जो है दोनों T20 मैचों में, ये भी अल्लाह का करम है कि 2 मैचों में बारिश आ गई, वरना हमें जो है एक खफ्फत से दुचार होना पड़ता। तो उस 2 मैचों में हम पूरे ओवर भी सरवाइव नहीं कर सके। वालेकुम सलाम। जहाँ तक बात है ना पाकिस्तान का मुकाबला इंग्लैंड, तो मैं एक दोस्त से बात कर रहा था, तो मैं लास्ट मैच के लिए भी दुआ कर रहा था कि अल्लाह करे ये मैच ना हो, क्योंकि हम चाहे 2-0 के हारने के 1-0 से हार गए वही बेहतर है। अनफॉर्चुनेटली ये मैच हो गया और हम मजीद एक्सपोज हो गए। और आप जो बात कर रहे हैं ना कि हमने 40 डॉट्स खेली, नो डाउट पाकिस्तान का जो है हमेशा से ये सिनेरियो रहा है कि डॉट्स बहुत ज्यादा खेलते हैं। ये ओडीआई में भी रहा है, ये T20 में भी रहा है। और ओपनिंग की बात करें, ये मिडिल ऑर्डर की बात करें, बॉलिंग की बात करें, तो ये हम हमेशा से स्ट्रगलिंग में रहे हैं। कुछ टाइम के लिए ओपनिंग हमारी सेट हो गई थी, हमारे प्लेयर्स हमारे पास इतने थे या ऐसे ओपनर्स मिल गए थे कि हम एवरेज अच्छी कर लेते थे या हम स्ट्राइक रेट को थोड़ा इम्प्रूव कर चुके थे। बात ये जा रही है कि आप एक वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहे हैं जहाँ पर इतनी सारी टीमें, वर्ल्ड क्लास टीमें हैं, आप वहाँ कम्पीट कर रहे हैं और उससे 5 दिन 10 दिन पहले आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना। ये किस किस्म की स्ट्रेटजी है? आपके पास 1 साल का या 1.5 साल का टाइम होता है, तो आपके पास प्री प्लान होना चाहिए कि हमने वर्ल्ड कप के लिए कौन सी टीम को लेकर जाना है। आमिर भाई तल्लाह कलामी माफ कीजिएगा, हम लोगों ने जो हमारी क्रिकेट के करता धरता लोग हैं, आप कह रहे हैं कि 1 साल हमारे पास था, हमें जो है प्लान करने चाहिए। हम तो कप्तानी के गिर्द घूमते रहे। जो भी चेयरमैन आता है क्रिकेट बोर्ड का, वो सबसे पहले जो काम करता है वो मैनेजमेंट चेंज करता है। और उन्होंने जो है सबसे पहले जो काम किया है, उन्होंने ज़का अशरफ ने हफीज को उन्होंने डायरेक्टर बनाया सिर्फ 2 माह के लिए। उसके बाद उन्होंने उसी सिनेरियो में जब एक अच्छी कप्तानी कर रहे थे बाबर आजम, जैसे तैसे उनकी कप्तानी का रिजल्ट बड़ा बेहतर है, तो उनको हटाकर शान मसूद को टेस्ट का कैप्टन नॉमिनेट किया, शाहीन आफरीदी को उन्होंने जो है T20 का कप्तान नॉमिनेट किया। वो सब रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है, ऑस्ट्रेलिया में भी और न्यूजीलैंड में भी। फिर जो है बाबर की तरफ गए ये। जी आप सही कह रहे हैं, कप्तानी एक बहुत बड़ी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप हर किसी पे नहीं डाल सकते हो। एक लीग जो है उसकी चैंपियनशिप जीत लेना, उसमें आप चैंपियन बन जाना कोई बड़ी बात नहीं होती। उसमें तो आपकी टोटल 4-5 टीमें 6 टीमें आप बन जाते हो चैंपियन। शाहीन अफरीदी चैंपियन बन गए, डजंट मीन कि आप इसको कैप्टन बना दें उठा के इंटरनेशनल टीम का, फिर आप उसको वर्ल्ड कप के लिए प्रिपेयर कर लें। इसके लिए माइंड स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। बाबर नो डाउट कप्तान अच्छा है, एवरेज अच्छी है, टॉप क्लास बैट्समैन, लेकिन मैं यहाँ ये बात ऐड करना चाहता हूँ, बाबर अगर नंबर 1 है, पूरी दुनिया में सिक्का चल रहा है बाबर का, एवरेज में हर चीज में आगे जा रहा है, इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि जब ये चाहे खुद ओपनर आ जाए और किसी को भी किसी भी नंबर पे भेज दे। आप कैप्टन वो होता है जो मैच विन करवाता है, जो चैंपियनशिप जितवाता है। सॉरी, अच्छा, का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप किसी को किसी नंबर पे जब दिल चाहे भेज दें। इसका ये मतलब हाँ, गेम के हिसाब से, मैच के हिसाब से आप कर रहे होते हैं ट्राई, कोई मसला नहीं है। फिर शादाब का पहले आ जाना, इफ्तिखार का बाद में चले जाना। इस टॉपिक पर आमिर भाई, इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। फिलहाल हम ओपनिंग के मसले पर बात करें। आपके ख्याल में साइम अयूब या उस्मान खान को ओपनिंग कराई जाए? देखिए, साइम अयूब से जो है उस्मान खान बेटर है। क्यों? क्योंकि उस्मान खान जो है वो अच्छा हार्ड हिटर है। साइम अयूब के पास सिर्फ एक ही शॉट है जो कि वेरी अट्रैक्टिव है, इसमें कोई शक नहीं है। अब आप पूरे वर्ल्ड कप में या पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट में सिर्फ एक शॉट पे डिपेंड नहीं कर रहे होते। सामने जो आपके बॉलर होता है वो भी आपकी वीकनेसेस देख रहा होता है कि आप कहाँ पे फंस सकते हैं और कहाँ पे उसको फंसाना है आपको। अब आपके पास एक शॉट है और आप उस पर डिपेंड कर रहे हैं, हर मैच में 1 लग गई 2 लग गई, हर बॉल को आप उस साइड पर नहीं खेल सकते ना, उस तरीके से खेल सकते हो। तो साइम अयूब की जगह मेरे ख्याल से नहीं बनती, उस्मान खान उससे बेहतर ऑप्शन है। जी बिल्कुल। अब हम बात करते हैं जुनेद भाई, आपसे मेरा क्वेश्चन है, पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर कब परफॉर्म करेगा? और सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूंगा आपसे कि ये इफ्तिखार अहमद किस दर्द की दवा है, ये कब हमारे काम आएंगे? जो मेरे ख्याल में कोई 2 साल से T20 में जो है मुसलसल हमारी टीम का हिस्सा है, बल्कि ODI में भी, लेकिन कभी इन्होंने मैच फिनिश नहीं किया।
जब भी ये आते हैं 25, 30, 20 इनके गिर्द जो है रन्स करके ये जो है आउट होकर अपनी विकेट थ्रो करके चले जाते हैं। देखिए, आपने मिडिल ऑर्डर की यहाँ पर बात की। हम काफी टाइम से शादाब को भी क्रिटिसाइज करते रहते हैं, बड़े बड़े एनालिस्ट टीवी के ऊपर बैठ के क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं और इसके साथ ही कैप्टन को भी कर रहे होते हैं, लेकिन हमने कभी इफ्तिखार और शादाब के अलावा जो ना बाकी भी एक दो और प्लेयर हैं जिनको हमें क्रिटिसाइज करना चाहिए और जिनको टीम के अंदर परफॉर्म करना चाहिए, और काफी टाइम से वो परफॉर्म नहीं कर रहे। बिल्कुल। और वो जो ना मतलब बड़े सुकून से जो ना एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, ना ही कोई मीडिया के ऊपर जो ना बात कर रहा। नो डाउट शादाब खान की परफॉर्मेंस बुरी है और उसको भी मेरे ख्याल से टीम के अंदर भी फिलहाल जगह नहीं बनती, क्योंकि काफी टाइम से हमने उसको काफी ज्यादा चांसेस दिए हैं। और अगर हम इफ्तिखार अहमद की भी बात करें तो इफ्तिखार अहमद भी काफी टाइम से नहीं चल रहे। न्यूजीलैंड के खिलाफ देख लें, आयरलैंड के खिलाफ शायद एक मैच के अंदर मेरे ख्याल से चले हैं, और उसके बाद अगर आप देख लें इंग्लैंड के खिलाफ, वहां पे भी ये नहीं चल पाया। तो इफ्तिखार अहमद का भी जुनेद भाई इफ्तिखार की आप बात कर रहे थे, उनकी परफॉर्मेंस मैं आपसे शेयर करता चलूं। 2022 के T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ जो हमारा ग्रुप मैच था उसमें आकर इन्होंने एक अच्छा परफॉर्म किया था। उसके बाद कोई ऐसी इनिंग्स मुझे याद नहीं जिसमें इन्होंने जो अच्छा परफॉर्म किया हो। देखिए कदीर भाई, ऐसा नहीं है। आप इंटरनेशनल जब क्रिकेट खेलते हैं तो आप तुक्के से नहीं खेलते होते। अगर तुक्के से खेलना हो तो यहाँ से बैठ के मुझे भी बैट बॉल खेलना आती है, तो मतलब मैं वैसी मिसाल दे रहा हूँ आपको कि तुक्के से आप नहीं खेलते। पिछले वर्ल्ड कप के अंदर भी हमने जो ना कुदरत के निजाम के ऊपर भरोसा किया। इससे पहले जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसके अंदर भी हमने उस चीज के ऊपर जो ना भरोसा किया। भाई अपने आप पे भरोसा कब करेंगे? मतलब कुदरत भी आपको यही कहती है कि भाई आप अगर खुद मेहनत नहीं करेंगे तो तब तक जो ना आपको रिजल्ट वो वाला नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप इफ्तिखार अहमद की अगर आप बात कर रहे हैं तो इफ्तिखार अहमद की जो परफॉर्मेंस है उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, और वो खुशकिस्मत है कि उसके बारे में कोई भी अभी तक क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, हालांकि शादाब को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। इफ्तिखार से तो ये तवक्को की जा रही है कि अगर हमें जो है 12-10 के इर्द गिर्द एवरेज दरकार होगी तो ये बैट्समैन ऐसा है जो ऐसा हार्ड हिटर है, ये हमें जो है मैच का 5-7 प्लेट कर दे सकता है, ये एवरेज हासिल कर सकता है लास्ट के 3-4 ओवर ऐसी अगर सिचुएशन आती है। लेकिन मेरे ख्याल में ये सिर्फ उनकी जो है जो लीग्स हैं उस हद तक है। हमने इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा कभी नहीं देखा जब इफ्तिखार ने इस तरह से आकर जो है वार किए हों, जैसे वो जो है डोमेस्टिक क्रिकेट में आकर वार करते हैं। आई मीन PSL हो गए या इस तरह से श्रीलंकन लीग्स हो गई। देखिए कदीर भाई, मैंने आपको बोला कि इसके अंदर ना कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, मतलब आपको रेगुलर बेसिस पे परफॉर्म करना होता है। इफ्तिखार अहमद से हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि इफ्तिखार अहमद आए और हमें सेंचुरी करके दे दे या फिर जो ना वन साइडेड मैच जितवा के दे दे। मिडिल ऑर्डर का काम होता है कि भाई आपने जो ना अपनी टीम को थोड़ा सा मतलब आगे लेके चलना है। अगर टीम फंसी हुई है तो वहां से आपका टॉप ऑर्डर जो है वो अगर कोलैप्स हो जाता है तो उसके बाद मिडिल ऑर्डर का काम होता है उसको आगे लेके चलना। और अगर पाकिस्तानी मिडिल ऑर्डर्स की बात करें तो उसके अंदर जो ना एक ऐसे प्लेयर यहाँ पर जिससे ज्यादा उम्मीदें लगाई जा रही थी या फिर लगाई जाती है वो इफ्तिखार अहमद ही है। तो इफ्तिखार अहमद से हमें 50 भी नहीं चाहिए, हमें सेंचुरी भी नहीं चाहिए। इफ्तिखार अहमद से हमें जो ना तकरीबन 25 बॉलों पर 40 स्कोर चाहिए, ठीक है जी बिल्कुल। इतना अगर इफ्तिखार अहमद टीम के लिए परफॉर्म कर देते, हमें जब टीम ने जीतना है तो एक एक प्लेयर अगर थोड़ा सा भी रन कर दे तो टीम का एक अच्छा टोटल बन जाता है। वो चाहे मिडिल ऑर्डर को मिला लो चाहे टॉप ऑर्डर को मिला लो, तो मतलब हम यहाँ पर इफ्तिखार या फिर जितने भी बाकी प्लेयर्स हैं मिडिल ऑर्डर्स की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर हमें उनसे कोई ज्यादा स्कोर नहीं चाहिए कि भाई हमें सेंचुरी चाहिए या फिर जरूरी जो ना 50 चाहिए। हमें उस सेंचुरी से वो बेहतर है जो कि 40 रन हो 45 रन हो, लेकिन वो टीम के लिए हो, टीम को जितवाने में वो किरदार अदा करे। हमें वो वाला वहां पे जो ना मिडिल ऑर्डर चाहिए। जी बिल्कुल। आमिर भाई मैं अब आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा, वो अब पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर की हमने बात की इफ्तिखार अहमद के हवाले से, अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा उस्मान खान का बड़ा जबरदस्त कमबैक हुआ है। उन्होंने लास्ट मैच में 21 गेंदों पर 38 रन बनाए और बड़ी जबरदस्त उन्होंने इनिंग्स खेली। जिस टाइम वो बैटिंग कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान 180, 90 इवन के 200 तक भी जो है टच कर सकता है, लेकिन जैसे ही वो आउट हुए उसकी अगली गेंद पर हमारा अगला बैट्समैन आउट हो गया। तो पाकिस्तान की टीम जो है वो उस मैच में तो बैकफुट पर चली गई। लेकिन बात यह है कि अब उस्मान खान जो है ये आए हैं, अब क्या उस्मान खान को इसी तरह से परफॉर्मेंस में तवक्को रखनी चाहिए या वो ओपनिंग करें? और इफ्तिखार अहमद, माफ कीजिएगा, फखर जमान
ये एक ऐसा बैट्समैन है फखर जमान, हालांकि हमारा रेगुलर ओपनर था, अब हमने इन्हें मिडिल ऑर्डर बना दिया है। और आप देखें पिछले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ जो लास्ट मैच हुआ है उसमें फखर जमान सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हुए, तो हमारा पूरा का पूरा जो मिडिल ऑर्डर की गाड़ी थी वो फ्लॉप हो गई। जी बिल्कुल, मैं आपके सवाल का जवाब फखर जमान से शुरू करूंगा। ये फखर जमान आपके पास एक टॉप क्लास ओपनर है। पहली बात तो यह कि इसको नंबर 2, 3 या 4 पर खिलाना नहीं बनता। चलें ठीक है, आप किसी भी मजबूरी की वजह से खिला रहे हैं, तो आप टोटली डिपेंड क्यों कर रहे हैं फखर जमान पे? आपके पास इफ्तिखार अहमद भी है, आपके पास उस्मान खान भी है, तो आप फखर जमान अब एक मैच में फ्लॉप हो गया। पिछले कॉन्टिन्यूसली 3-4 मैचेस में फखर जमान ने नंबर 2 और 3 पर भी अच्छा परफॉर्म किया है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो प्लेयर नहीं है, वो बहुत बड़ा और जिसे कहते हैं ना चोटी का प्लेयर है। सबसे पहली तो गलती हम ये कर रहे हैं कि उससे ओपनिंग नहीं करवा रहे हैं। वो पावर प्ले को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज कर सकता है, बाबर और रिजवान से भी कहीं अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकता है। लेकिन हम आपने यहाँ पर एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन किया है कि ये पावर प्ले को यूटिलाइज कर सकते हैं। पावर प्ले को यूटिलाइज करने के लिए तो हम साइम अयूब को भी साथ लेकर गए हैं। आप साइम अयूब को मुझे नहीं याद पड़ता कि उन्होंने कोई अच्छी इनिंग्स खेली। हाँ, एक लास्ट मैच में मेरे ख्याल में जो इन्होंने हमारा आयरलैंड के खिलाफ मैच था उसमें फर्स्ट मैच में आई थिंक कोई 44 रन की इनिंग्स खेली है। उसके बाद तो इनका ये रिकॉर्ड ही नहीं है कि हम इन पर तवक्को कर सकें। मैं फखर जमान की बात कर रहा हूँ कि पावर प्ले में हम फखर जमान को अच्छे तरीके से बाबर रिजवान से ज्यादा बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। सर जी मैंने आपसे वही बात कर रहा हूँ कि फखर जमान ये कह चुके हैं कि मैं अब ओपनिंग नहीं करना चाहता, मैं जो है मिडिल ऑर्डर में ठीक हूं। आपने बात की है कि अच्छे तरीके से खेल सकते हैं, स्ट्राइक रेट हमारा बढ़ा सकते हैं, तो उसलिए मैंने आपको कहा है कि साइम अयूब। देखिए, मेरे ख्याल से जो फखर जमान ने कहा कि मैं ओपनिंग नहीं खेलना चाहता, तो ये फखर जमान की पर्सनल स्टेटमेंट नहीं हो सकती। एक शख्स जो हमेशा से ओपनर रहा है, अब उसको हो सकता है किसी ने ऐसी स्टेटमेंट दिलवाई, और ये पाकिस्तान है, या माइंडसेट लोगों के कुछ और है, मेंटालिटी कुछ और है। अगर मैं बात करूं मेरिट की, तो आप मुझे बताएं कि पीसीबी का चेयरमैन जो मौजूदा है उसकी सीवी देखें जरा, उसका क्रिकेट से कहीं दूर दूर तक कोई ताल्लुक है? देखें आमिर भाई कत्ता कलामी माफ कीजिएगा, ये आपने बिल्कुल सही कहा, कोई जो है कमियां होती हैं, लेकिन ये जो आपने चेयरमैन साहब के हवाले से बात की है, ये बातें मेरे ख्याल में टेलीविजन पे हमें सूट नहीं करती। इस हवाले से हम बाद में बात करेंगे। जो मैंने आपको कहा है, आप चले फखर जमान के मुतालिक बात कर लें। जी, फखर जमान जो है, आप उसको नंबर 3 पर खिला रहे हैं, नंबर 4 पर खिला रहे हैं, वो मोस्टली 80% 90% अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एक आधे मैच में अगर वो फ्लॉप हो जाता है, जैसे लास्ट मैच में उसने 9 रन बनाए हैं, फिर चले फखर के बाद जैसे ही कोई नंबर आता है, आप देखें फखर जमान बैटिंग में और उसके सामने 2 विकेटें गिर रही हैं इकट्ठी, एक बॉल पे एक आउट हो रहा है, दूसरी पर दूसरा हो रहा है, तो फखर जमान पर भी ऑब्वियसली प्रेशर आता है। वो फिर उसकी जो स्ट्रेटेजी होती है, जो माइंड सेट होता है, वो उसको थोड़ा सा चेंज करता है, वो फिर उस तरफ आ जाता है, डिफेंसिव मोड में आ जाता है कि अच्छा विकेटें गिर गई हैं, मुझे थोड़ा सा विकेट पे स्टे करना है, मुझे रोकना है, जो कि उसकी नेचुरल गेम नहीं है। इस तरह करते हुए भी वो आउट हो जाता है। अच्छा, जब नंबर 6 आमिर भाई, अब मैं आपसे क्वेश्चन करने जा रहा हूं आजम खान के हवाले से। देखिए लास्ट मैच में उन्होंने कितने आसान कैच ड्रॉप किए, हम इन्हें क्यों लेकर जो है साथ चल रहे हैं आजम खान को? ये कोई मौजज़ा ही है जो आजम खान को लेकर चल रहा है, क्योंकि देखें आजम खान, अगर फिटनेस की बात की जाए तो फिटनेस में कहीं भी ये सिवाय कुश्ती के कहीं भी किसी स्पोर्ट्स में ये नहीं फिट होता है। अब फिर इससे ज्यादा पाकिस्तान में अच्छे अच्छे कीपर्स पड़े होंगे, अच्छे अच्छे आपके पास बैट्समैन पड़े होंगे, आप उनको क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हो? आजम खान ही आपका लास्ट ऑप्शन क्यों है मिडिल ऑर्डर में? आपने चलो देख लिया, 2-4 लीग्स में परफॉर्म कर लिया, इससे तो सऊद शकील अच्छा है, उसको खिला लें। सलमान अली आगा बैठा हुआ है, उसको खिला लें। क्या वो आजम खान से बेहतर? सलमान अली आगा को हमने जो है पाकिस्तान का टिकट दे दिया है, हालांकि रिवार्ड्स में उन्हें रखना चाहिए था। जैसे जो नियाजी हैं कराची किंग्स के, उन्होंने भी जो है जबरदस्त बैटिंग की थी। इरफान खान नियाजी मेरे ख्याल में उनका नाम है, और उसके साथ जी। और मैं एक बात मजीद ऐड करना चाहूंगा, जो जुनैद भाई भी बात कर रहे थे इफ्तिखार के हवाले से।
देखिए, आपने एक टास्क दिया है, होमवर्क दिया है एक प्लेयर को, जिस तरह हमने पास्ट में आसिफ अली के साथ किया। हमने उसको ना 4 से 6 गेंदों का प्लेयर बना दिया। हमने उसे ये टास्क दे दिया कि आपने आखिरी 1 या 2 ओवर्स में जाना है, आपको यॉर्कर लेंथ बॉल मिलनी है, आपने पीछे हटना है, उसको इस्तेमाल करना है, 2 3 4 छक्के मार के आ जाना है। उसका फ्यूचर हमने इस तरह तबाह किया। जब उसको ज्यादा ओवर मिल जाते थे, 4 5 या 6 ओवर तक, 14 15 ओवर में उसकी बारी आती थी, फिर उसे समझ नहीं आती थी मैंने खेलना किस तरह है, क्योंकि आपकी इस तरह की प्रैक्टिस नहीं थी, आपका इस तरह का होमवर्क नहीं था। और बात कर रहे हैं इफ्तिखार की, इफ्तिखार को हमने 25 गेंदें खिलाई ही कब है? कोई 10 मैचों में एक मैच में हो सकता है उसने 25 गेंदें खेली हो, वरना वो 10 गेंदें खेल रहा है, 5 खेल रहा है, 8 खेल रहा है। अब वो भी नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे खड़ा हो और आपके सामने 3 3 4 4 इकट्ठे आउट हो रहे हैं, तो ज्यादा प्रेशर होता है उस पे। लास्ट मैच में इफ्तिखार ने 24 या 23 गेंद पर 21 रन बनाए हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ कि जब आपके सामने प्लेयर्स आउट हो रहे होते हैं तो आपको नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे खड़े हुए अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ती है। आपके माइंड में ये भी चल रहा होता है कि ऑल आउट ना हो जाए, ओवर पूरे खेल जाए, मैक्सिमम स्कोर भी करना है। तो जब आप इस तरफ सोच रहे होते हैं, अगर इफ्तिखार 5वें नंबर पर है, उसे पता है कि 4 या 5 प्लेयर्स पीछे पड़े हुए हैं, उसके साथ चाहे नसीम शाह खड़ा हुआ है या मोहम्मद आमिर है या इमाद, कोई भी एनीवन, तो उसे पता है कि ये मुझे सिंगल दे सकता है, तो वो उसे एक कॉन्फिडेंस होता है कि यार अभी 3 4 प्लेयर और पड़े हुए हैं, मैं हिट कर दूंगा, कोई मसला नहीं है, तो मैं 2 3 छक्के मार दूंगा। तो तब तो ठीक है। जब आपके पास लास्ट विकेट है और उस लास्ट विकेट में हारिस रऊफ आपके साथ खड़ा हुआ है, ये शाहीन शाह खड़ा हुआ है, तो उस वक्त उसको परेशानी होती है कि पीछे ओवर भी 3 पड़े हुए हैं, 18 गेंदे हैं। अब एक गेंद भी शाहीन के पास आ गई या हारिस रऊफ के पास आ गई, वो एक गेंद पे भी आउट हो सकता है। जी तो जब ये जहन में चल रहा होता है, प्रेशर जरूर आता है जी प्लेयर के ऊपर, तो बिल्कुल। वो उस टेम्पो से नहीं खेल पाता। ठीक, आप बिल्कुल आमिर साहब सही फरमा रहे हैं। अब बात करूंगा जुनेद भाई आपसे। सवाल यह है कि वहाब रियाज का क्या रोल है सिलेक्शन में? 7 जो मेंबर है उनके हेड बने हुए हैं, बल्कि मैं कह सकता हूं कि स्याह सफेद के मालिक बने हुए हैं वहाब रियाज। इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, हमारे यहाँ पीसीबी के अंदर जो ना एक से ज्यादा जो ना ओहदे बांटे जाते हैं, और ये ओहदों की गेम है पीसीबी के अंदर, जो कि हकीकत बात है। वहाब रियाज की बात करें तो ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी थे और पीसीबी के अंदर भी काम कर रहे थे। अभी जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो भी अभी वजीर दाखिला भी है, पीसीबी चेयरमैन भी है, ठीक हो गया। बिल्कुल। तो ये अलमिया हमारी क्रिकेट का, जब ये चीजें होंगी आपके ऊपर लेवल पर, तो आप नीचे भी है ना वही तरह के मतलब लोगों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वैसा ही रिजल्ट होगा। अभी आप देखें कि वहाब रियाज और उसामा मीर की कोई कंट्रोवर्सी वगैरह जो ना सामने आई है, जिसमें जो ना उसामा मीर ने सर मेरे ख्याल में हमें ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए था आपको, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सिर्फ आप इनका रोल बताएं कि क्या टीम के जो साथ हैं इन्हें क्या हिकमत अमली करनी चाहिए। देखिए वो खुद भी जो है एक क्रिकेटर रहे हैं, जैसे आमिर भाई ने थोड़ी देर पहले बात की थी कि ये जो हमारी मैनेजमेंट है या फिर टॉप लेवल पे जो मैनेजमेंट होती है, वो ऐसे लोग होने चाहिए जिनका क्रिकेट से ताल्लुक होना चाहिए। ऐसे लोग नहीं होने चाहिए जिनका दूर दूर से क्रिकेट के साथ जो है ना ताल्लुक ना हो। तो वहाब रियाज तो एक ऐसे प्लेयर है, वो सारी चीजों को समझते हैं और उनको सारी चीजें जो है एक एज अ प्लेयर जो है ना सोचनी चाहिए। तो उस लिहाज से देखा जाए तो मैंने अभी एक कंट्रोवर्सी देखी है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वहाब रियाज का रोल क्या है या वो क्या करते हैं। जैसे हफीज का भी थोड़ा टाइम पहले जो ना मसला मसाइल आया था सलमान अली आगा के साथ, मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया में आई थी। जी बिल्कुल। तो वैसा ही यहाँ पे उसामा मीर के साथ कंट्रोवर्सी है, जिसके अंदर जो ना उसामा मीर ने सिर्फ एक मैसेज किया है वहां पे चेयरमैन साहब को। हाँ जी, नहीं पहले उसने मेरे ख्याल से किया जी, बिल्कुल उसने मेरे ख्याल से पहले जो ना चेयरमैन को मैसेज किया, डायरेक्ट उन्होंने बात की है। हाँ, क्योंकि चेयरमैन साहब आए थे ना, उन्होंने नंबर शेयर किया था, उन्होंने कहा था कि ये मेरा नंबर है, कोई भी प्लेयर मेरे से अगर किसी को भी कोई टेंशन हो, कोई भी मसला हो, वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उसकी वजह से उसामा मीर ने जो ना उससे कांटेक्ट किया और उनको बताया कि भाई मेरा क्या कसूर है, मेरे से कहाँ पे मिस्टेक हुई है, मतलब मैंने पीएसएल के अंदर जो ना बेस्ट परफॉर्मर हूँ मुल्तान सुल्तान की तरफ से, और उसके बावजूद भी जो ना मुझे टीम के अंदर नहीं लिया गया। तो मतलब मेरे अंदर क्या कमी है जिसकी वजह से मतलब मुझे इग्नोर किया गया जी। इसमें तो उसमें जो ना फिर चेयरमैन पीसीबी ने फिर वहाब रियाज से बात की, तो वहाब रियाज ने वापसी फिर जो ना उसामा मीर को सुनाई।
तो फिर उसामा मीर ने माफी भी मांगी कि भाई मैंने सिर्फ जो ना चेयरमैन पीसीबी से सिर्फ डिस्कशन की है, बाकी मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, अगर मेरी कोई गलती है भी सही तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो ये चीज हुई है। अच्छा, और वैसे अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो वहां पे उसामा मीर का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि बिल्कुल, उसामा मीर डिजर्व करता था पाकिस्तान की टीम के अंदर। क्योंकि वो पाकिस्तान की टीम के अंदर एक आपका फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर डिजर्व करता था, जो कि आमिर जमाल है। बाकी सारी टीमें जो ना एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर लेके जा रही है। आप इंडिया की टीम की बात करें, वर्ल्ड कप 2023 की बात करें, वहां पे हार्दिक पांड्या ने किस तरीके की परफॉर्मेंस दी, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। बिल्कुल या जुनेद भाई, मैंने इसी क्वेश्चन पर आपसे बात करनी थी, चले आप खुद जो है इस पर आ गए हैं। दुनिया का जो भी क्रिकेट, जो 20 ममालिक आईसीसी में 55 मैचेस खेले जाने हैं और आईसीसी की तारीख में पहली मर्तबा 20 टीमें जो है वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, और हर टीम के साथ जो है एक बॉलिंग ऑलराउंडर, फास्ट बॉलर मौजूद है, और पाकिस्तान की टीम में हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल वही मैं बात कर रहा हूँ, आपको एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए था, क्योंकि कभी कभार, क्योंकि हम जानते हैं हमारी जो बॉलिंग लाइनअप है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो हमें एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए था आमिर जमाल की सूरत में, जिसने ऑस्ट्रेलिया के अंदर वहां पे किस तरीके की वहां पे बैटिंग की थी, बहुत ही कमाल तरीके से। मतलब वर्ल्ड क्रिकेट के जो लेजेंड्स थे उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया था कि एक लड़का जो कि एक माइटी टीम के खिलाफ, जो कि स्ट्रांग टीम है ऑस्ट्रेलिया की, वहां पे जो ना बहुत ही कमाल की बैटिंग की है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो आमिर जमाल ने काफी टाइम जो ना उसने परफॉर्म किया, मतलब मुख्तलिफ टीम्स के अंदर। अगर मेरे ख्याल से यहाँ पे आई पीएसएल की अगर हम बात करें, या फिर जो ना ऑस्ट्रेलिया की बात करें, उन्होंने 87 रन की इनिंग्स खेली थी पीएसएल में, जब पेशावर ज़ल्मी के 5 बैट्समैन आउट हो गए तो बेजान मैच में जान डाल दी थी। देखिए मेरा अगर ओपिनियन लेना यहाँ पे, मैं कभी भी पाकिस्तानी टीम के अंदर किसी भी प्लेयर को उस वक्त तक डिजर्व नहीं समझता जब तक कि वो जो है ना, मतलब कभी कभार हमारे बड़े एनालिस्ट ये कहते हैं कि भाई अगर इस लड़के ने पीएसएल के अंदर परफॉर्म किया तो इसके अंदर, इसको टीम के अंदर होना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं भाई इसने डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्म किया है तो इसको जो ना टीम के अंदर होना चाहिए। डोमेस्टिक आपकी सबसे मेन चीज है, सिर्फ पीएसएल कुछ भी नहीं है। पीएसएल प्लस डोमेस्टिक के अंदर जो लड़का अगर परफॉर्म करता है, आई थिंक वो डिजर्व करता होता है। अब अगर आप बात करें फास्ट बॉलर के अंदर, एक और लड़का था, कहाँ गया, मतलब मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेलता था, मोहम्मद अली, जो कि फास्ट बॉलर था, बहुत कमाल। आज वो डेब्यू कर चुका है अमेरिका के साथ, अमेरिका की टीम में खेला है। नहीं, मोहम्मद अली जो कि मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेल रहा था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जी अली खान की बात नहीं कर रहा। जी बिल्कुल, मैं समझ गया हूँ, ठीक है। हाँ, बाकी आपने बात की यहाँ पर शादाब खान की और उसामा मीर की। उसामा मीर की बात हम कर रहे थे, तो मेरे ख्याल से हमें शादाब खान से ज्यादा अच्छा तो यहाँ पे उसामा मीर यहाँ पे कोई ना कोई मैच जितवा सकता था, क्योंकि शादाब खान एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, लेकिन हम उसको इफ्तिखार से पहले बैटिंग के अंदर भेज देते हैं, जो कि उसका बनता नहीं है। सबसे पहले वहां पे इफ्तिखार को बैटिंग के अंदर आने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आमिर भाई ने थोड़ी देर पहले बात की थी कि भाई इफ्तिखार अहमद को उतनी ज्यादा बॉलिंग मिलती नहीं है, उतना ज्यादा ओवर्स मिलते नहीं जहां पे वो जो ना ज्यादा बॉलिंग खेल कर जो ना टीम को जिता सके। तो ये बिल्कुल हकीकत बात है और ये तलख हकीकत है। तो अच्छा, यहाँ पे मेरे ख्याल से अगर जी आप अपनी बात मुकम्मल करें। जी, मैं यहाँ पे ये बात पूरी कर रहा था कि शादाब खान एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर नहीं है। इफ्तिखार एक बैटिंग ऑलराउंडर है, ठीक है। अगर शादाब एक बैटिंग ऑलराउंडर होते हुए, पहले तो ये शुरू में बॉलिंग करता था, अभी बॉलिंग भी इसकी खराब हो गई है, बैटिंग भी इसकी खराब हो गई है, ऑलराउंडर और बैट्समैन बनने के चक्कर में इसने अपनी बॉलिंग भी खराब कर दी है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करें उसामा मीर और शादाब खान का, तो मेरे ख्याल से वहां पे उसामा मीर एटलीस्ट हमें बॉलिंग के अंदर तो कुछ परफॉर्मेंस दे सकता था ना। जी बिल्कुल, बैटिंग तो हमारी वैसे भी कोलैप्स कर जाती है। तो ये मैं चीज ऐड करना चाह रहा था। जी बिल्कुल, अब यही क्वेश्चन मैंने करना है आमिर भाई आपसे कि इन्होंने बात की आमिर जमाल पर, वसीम जूनियर जिन्हें हम ग्रूम करते रहे और लास्ट टाइम जब वर्ल्ड कप के लिए टीम अनाउंस हुई उससे 2 सीरीज कबल हमने उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया। ये कौन सी रॉकेट साइंस थी? सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूंगा, जैसे आप जुनैद भाई से सवाल कर रहे थे कि वहाब रियाज का रोल क्या है। जी देखिए, वहाब रियाज हो, मोहसिन नकवी हो, वकार यूनुस हो, मिसबाह हो, या एनीवन जो कि पीसीबी में बैठे हैं, जो कि लीड कर रहे हैं, जिन्होंने ये सारा करना होता है, हैंडल करना होता है। यार आप एक टीम सेलेक्ट कर रहे हो, इंटरनेशनल लेवल पे आप खेल रहे हो, आपने
एक ऐसी टीम सेलेक्ट करनी है, आपने एक ऐसा फेस रिप्रेजेंट करना है जो पूरी दुनिया में देखना है। तो मेरे ख्याल से इसमें पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स मैटर नहीं करती हैं। आपकी एक चीज जो मैटर करती है वो है इंटरनेशनल इमेज जो आपने टीम को देना है और अवाम अपनी को देना है। अब आपकी एक जीत से अवाम का मोराल और टीम का मोराल कितना हाई होता है, फिर एक हार से कितना डाउन होता है, ये भी चीजें देखनी चाहिए। आपका पसंदीदा कौन है कौन नहीं है, आपका कोई रिश्तेदार है, कोई कुछ भी है, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क सिर्फ इस चीज से पड़ना चाहिए कि आपने किसको खिलाना है और मेरिट पे खिलाना है, और कौन आपको मैच विन करवा सकता है, गेम विनर कौन है। यहाँ पे शार्प माइंड चाहिए होते हैं। शार्प माइंड के लिए आपके पास वो पीछे, अब देखें पाकिस्तान में डोमेस्टिक की बात करें या पूरे पाकिस्तान में हजारों प्लेयर्स ऐसे पड़े होंगे जो इन दो चार जो जिनको आज क्रिटिसाइज किया जा रहा है इनसे कहीं ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर आमिर सकते हैं। आमिर लेकिन भाई, उनको जहाँ से ही आप वजह फरमा रहे हैं, लेकिन हम अपने पॉइंट पर आना चाहिए कि वसीम जूनियर को क्यों ड्रॉप किया गया है आखिरी टाइम पे आके। जी, वसीम जूनियर अच्छा बॉलर है नो डाउट, और विकेट टेकर बॉलर है, और उसने जहां जहां में जरूरत थी विकेट दिलवाई हैं, बैटिंग भी अच्छी कर लेता है। मुझे नहीं समझ आई कोई उसको ड्रॉप क्यों किया गया और एकदम से ही मंजर आम से गायब हो गए, कोई समझ नहीं। और इवन के अवाम को भी भूल गए हैं कि वसीम जूनियर भी कोई थे, क्योंकि हम अब इस एक ऐसी गेम में एंटर हो चुके हुए हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी, इनको समझ नहीं आ रही कि किसको अब खिलाना है किसको नहीं खिलाना। अब जो मुझे लग रहा है अब आने वाले दिनों में खुदा ना खास्ता हम बहुत ज्यादा बैड परफॉर्मेंस दे देते हैं, इन्होंने सारा मलबा 2-3 प्लेयर्स पर डाल देना, और वो है रिजाइन देकर वापस आने वाले प्लेयर्स, और इन्होंने कहना है कि इनकी वजह से हुआ है सब, क्योंकि इन्होंने अपने ऊपर से सारा मलबा उठा के इनके ऊपर डाल देना है। कोई एक आधे मैच में इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई तो कहेंगे कि हमारे पास ये ऑप्शन भी था ये भी था, हम इनको लेकर आए, अवाम कह रही थी कि इनको लेकर आए, हम अवाम की मान के गए थे, इमाद को ले आए, आमिर को ले आए, तो इन्होंने अपने ऊपर से सारा मलबा इनके ऊपर डाल दिया। वसीम जूनियर को होना चाहिए, सबको जरूर होना चाहिए था। जी जुनेद भाई, मेरा आपसे क्वेश्चन है, अब हम बॉलिंग के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान की टीम ने 5 फास्ट बॉलर मुंतखब किए हैं इस T20 वर्ल्ड कप के लिए, और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये 5 फास्ट बॉलर्स की जरूरत ही क्या थी। हालांकि जो वेस्ट इंडीज की कंडीशंस हैं वहां पर 4 फास्ट बॉलर आपके पास काफी थे, और उनमें से 3 में खेलना था। बॉलिंग ऑलराउंडर आपके पास है नहीं, और इसके मुकाबले में जो दुनिया की दीगर टीमें हैं वो अपने 3-3 फास्ट बॉलर्स के साथ गई हैं। एक उनके पास बॉलिंग फास्ट बॉलर है, और हमारे जो हमसाया मुल्क है भारत की मैं बात करने जा रहा हूं, उन्होंने जो है 4 स्पिनर्स खिलाए हैं और हमने 1 स्पिनर खिलाया है। मेरे ख्याल में हमने उन्हें जो है सिर्फ विजिट के लिए खिलाया हुआ है, ऑरलैंड में उन्हें कोई चांस नहीं दिया गया। शदाब खान को छुपाया गया, पहले मैच में उन्होंने 4 ओवर्स में 54 रन दिए थे। फिर इंग्लैंड के खिलाफ जब अमाद वसीम को आप जो है बाहर कर रहे हैं, तो आपको चाहिए था कि आप उस टाइम पे मुकम्मल अपॉर्चुनिटी थी इब्रार के पास, लेकिन इब्रार को फिर ड्रॉप कर दिया गया। 4 फास्ट बॉलर्स के साथ है हमारा जो, कहीं मुझे लगता है कि सिर्फ ये सब कुछ शदाब खान को छुपाने की कोशिश की जा रही है जो इब्रार के साथ हो रहा है। देखिए, आपकी बात से मैं तकरीबन एग्री करता हूँ, आपने बिल्कुल सही बात की है। ज्यादा फेवर जो दी जा रही है वो यहाँ पे सीनियर प्लेयर्स को मतलब दी जा रही है, मतलब सीनियर प्लेयर्स के नाम पे जो ना जो न्यू टैलेंट है उसको वेस्ट किया जा रहा है। मतलब अगर आपने किसी को नहीं खिलाना तो फिर उसको जो ना पाकिस्तानी टीम के अंदर आप डेब्यू भी ना करवाएं। मतलब आप किसी भी नए प्लेयर को जो कि PSL के अंदर अच्छा परफॉर्म करता है या फिर डोमेस्टिक के अंदर अच्छा परफॉर्म कर लेता है तो उसका आप डेब्यू करवा लेते हैं, लेकिन आप उसको अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं देते। आप उसको अपॉर्चुनिटीज देंगे तो तभी वो परफॉर्म करेगा। अब 1-2 मैचेस के अंदर 1-2 सीरीज के अंदर अगर आप खिलाएंगे तो उसके बाद जो ना आप उसको बिठा देंगे तो वो बैठा बैठा प्लेयर बेंच के ऊपर भी उसका जो माइंड होता है बिल्कुल जो ना कंफ्यूज हो जाता है। जी बिल्कुल। और जहां तक बात है यहाँ पर अबरार अहमद की, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई उस लड़के को सिर्फ घुमाने फिराने के लिए रखा हुआ है कि भाई वर्ल्ड का टूर करना है और दुनिया को बस घुमाना फिराना है। तो मेरे ख्याल से जो मैंने वैसे शुरू में बात की वो यही है, जैसे कि आपने भी मेंशन किया यहाँ पर सीनियर प्लेयर्स के नाम पे मतलब ये बोला जाता है कि भाई एक्सपीरियंस प्लेयर जो है ना टीम के अंदर होने चाहिए, और उसकी बेस पे यहाँ पर शदाब को फेवर देने के लिए या फिर 1-2 और प्लेयर को फेवर देने के लिए यहाँ पे अबरार अहमद को जो ना लगातार इग्नोर किया जा रहा है। मेरे ख्याल से
हमारे पास एक अच्छा मौका था आयरलैंड की सीरीज के अंदर, खास तौर पर आयरलैंड के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ जो हमारी होम सीरीज हुई थी, वहां पे हमारे पास एक अच्छा मौका था। वहां पे हम टेस्ट कर सकते थे अबरार अहमद को। क्या आप अब टेस्ट करना चाहेंगे यहाँ पर अबरार अहमद को वर्ल्ड कप के अंदर, जहां पर जो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होना या फिर जो है बाकी मैचेस होना स्ट्रॉन्ग टीम्स के साथ, वहां पे तो आप न्यू एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। हो सकता है कि हमने इन्हें सरप्राइज देना हो अगली टीम को, इसलिए इब्रार को जो है नहीं मौका दिया गया। हो सकता है बड़ी टीम के खिलाफ उन्हें खिला दिया जाए, अगली टीम के लिए एक सरप्राइज पैकेज रख दिया जाए। नहीं, सरप्राइज उस सूरत में होता है कि जब आप किसी को खिलाएं तो फिर सरप्राइज वो दूसरों के लिए हो, सरप्राइज सिर्फ आपके लिए ना हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम डायरेक्ट अबरार अहमद को किसी बड़े टूर्नामेंट के अंदर, बड़े मैच के अंदर अगर हम मौका दे देते हैं, तो वो सरप्राइज अबरार अहमद की जो परफॉर्मेंस है, हमें भी तो सरप्राइज कर सकती है ना, क्योंकि उसको हमने पहले मौका नहीं दिया, तो उसकी वहां पे जो बॉलिंग है शायद उसको ज्यादा स्कोर पढ़ सकते हैं, तो वहां पे तो सरप्राइज हमें दे देगा ना वहां पे जो अपोजिट टीम है। जी बिल्कुल। तो मेरा जो कहने का मकसद ये था कि हमें जो है ना, जो हमारे न्यू प्लेयर्स होते हैं या फिर जो यंग टैलेंट होते हैं, उनको सिचुएशन के हिसाब से देखना चाहिए। जो कुछ ऐसे मैचेस होते हैं जिनके अंदर जो है ना, अगर जैसे अब न्यूजीलैंड की टीम आई थी, कितनी कमजोर टीम थी, मतलब उसको कमजोर कहते हुए भी हमें शर्म आती है। उसकी वजह यह कि हम उसको न्यूजीलैंड की बी या फिर सी टीम कहते हैं। लेकिन पाकिस्तान की जब बात कीजिए तो वहां पे के मुताल्लिक कहा जा रहा था, वैसे बी टीम थी, लेकिन तस्वर यही किया जा रहा था जब पाकिस्तान की टीम ने पहला मैच खेला तो उन्हें जो है 100 से पहले आउट कर दिया, और यही कहा जा रहा था कि ये बोरिंग सीरीज है, लेकिन उन्होंने बड़ा जबरदस्त कमबैक किया। फिर वही मैं बात कर रहा हूँ। मुझे यूएसए की परफॉर्मेंस देख के, न्यूजीलैंड की सी टीम की परफॉर्मेंस देख के, मैं अब आगे कभी भी ये बिलीव नहीं करूंगा कि कोई भी टीम जो ना सी या फिर बी होती है या फिर डी होती है। जो भी टीम इंटरनेशनल लेवल पर खेलने आती है, तो वो एक पूरे मुल्क से जो ना टैलेंट ढूंढ के लाया जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो टैलेंट हम अपने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अंदर नहीं लाते, और अगर अवेलेबल होता है हमारे पास तो उसको हम सिर्फ जो है ना बेंच गर्म करने के लिए लेके आते हैं। लेकिन अगर आप दूसरी टीमों की बात करें तो उनकी जो बेंच के ऊपर भी प्लेयर्स बैठे होते हैं, या फिर बी या सी टीम जो हम नाम दे रहे हैं उनको, वो भी जो ना एक पूरे उनके कंट्री से जो ना एक बहुत अच्छा टैलेंट उभर के आता है, और वो टैलेंट हमें सरप्राइज करता है, और उसको हम बी या फिर सी टीम नहीं कह सकते। जी अच्छा आमिर भाई, मैं यही डिफरेंस है पाकिस्तान और अदर टीम्स के अंदर। जी बिल्कुल। आमिर भाई, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा कि हम जो है एक मर्तबा फिर जो है पीछे मुड़ के हमने देखा है, हालांकि दुनिया आगे जा रही है और हम जो है क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूं आगे की तरफ जा रही है, और पाकिस्तान जो है वो पीछे मुड़कर देख रहा है। मोहम्मद आमिर को हम टीम में वापस लेकर आए हैं। मोहम्मद आमिर की क्या परफॉर्मेंस रही है इंग्लैंड के खिलाफ जो हमारी सीरीज हुई है, 2 मैचेस में उन्होंने 61 रन दिए, कोई खिलाड़ी को उन्होंने आउट नहीं किया। मैं हाँ जी, इस मौजूद पे पहले भी बात कर चुका हूँ कि मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम अच्छे बॉलर हैं, अच्छे बॉलर थे। अब अगर हम मलबा डाल दें आने वाले दिनों में इनके ऊपर, तो इसमें भी कोई शक नहीं है। मोहम्मद आमिर ऐसे इकोनॉमिकल बॉलर रहा है और है भी सही, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी अगर एक बॉलर इतने टेम्पो से बॉलिंग करवा रहे हैं और उसके कैच छोड़ रहे हैं, तो उसका टेम्परामेंट लूज होगा। ये मैं मोहम्मद आमिर की आमिर भाई, ये मैं मोहम्मद आमिर की बदकिस्मती कहूंगा। जब मोहम्मद आमिर दोबारा कम बैक करके आए थे 5 साल की सजा काटने के बाद, तो उस टाइम पर भी जो है इनकी गेंदों पर कैचेस ड्रॉप हुआ करते थे, और लास्ट मैच में आमिर ही की गेंद पर कैच ड्रॉप कर दिया गया। जी बिल्कुल, बदकिस्मती भी कह सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इमाद और आमिर को नहीं आना चाहिए था। एक दफा चले गए थे तो चले जाना चाहिए था। पीछे और भी प्लेयर्स बहुत हैं, और भी बॉलर्स बहुत हैं, ऑलराउंडर्स पड़े हुए हैं, बैट्समैन पड़े हुए हैं। एक दफा आप चले जाते हैं तो ठीक है, फिर चले जाएं, फिर बार बार पीछे मुड़ के आप क्यों देखते हैं? और बोर्ड को भी चाहिए था कि चले गए तो उनको अच्छे तरीके से फेयरवेल देते और कह देते कि खुदा हाफिज। फिर आप उनको बार बार मिन्नतें कर रहे हैं, तरले कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि शायद हम ही रह गए पाकिस्तान में, हमारे पीछे कोई नहीं जो परफॉर्म कर सकता है, हमारी जगह ले सकता है। अच्छा, आपका रिप्लेसमेंट पे मौजूद होता है, आप जो मर्जी कर लें, आपसे बेस्ट परफॉर्मर भी पड़े होते हैं। आमिर भाई, अब आपसे मैं बात करूंगा पाकिस्तान की टीम जो कि वर्ल्ड कप खेलने के लिए अमेरिका पहुंच चुकी है, और आज अमेरिका की टीम ने कनाडा को शिकस्त भी दी है, और 6 जून को हमने अपनी मुहिम का आगाज करना है इस मेगा इवेंट के लिए।
तो वो हमारा जो मैच है वो अमेरिका के साथ है डैलिस के मकाम पर। आपके ख्याल में पाकिस्तान के जो 5 फास्ट बॉलर हैं, सिर्फ फास्ट बॉलर्स ही का आपने मेंशन करना है कि अगर हमने इनमें से 3 को शामिल करना है तो वो कौन से आपकी नजर में बेस्ट हैं? मैं जिन 3 फास्ट बॉलर्स को शामिल करूंगा उनमें एक हमारे पास नसीम शाह है, एक हमारे पास शाहीन अफरीदी है और अब्बास अफरीदी। ये 3 बॉलर जो है मेरी लिस्ट में आते हैं कि जो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हैं। वैसे अमेरिका ने, यूएसए ने अच्छा परफॉर्म किया है और खतरे की घंटी बजा दी है पहले मैच के अंदर ही। वो कोई छोटी टीम नहीं है, वो पहली दफा खेलने वाली टीम नहीं है, वो किसी को भी टफ टाइम दे सकते हैं। और पाकिस्तान के रिसेंट मैचेस में हम देख लें, इनके स्कोर 160 अंडर 160 हैं, हार्डली एक मैच में 183 184 किया है, तो ये कोई बहुत बड़ा टोटल नहीं है। अब एक यूएसए की टीम अगर 190 प्लस या 200 के राउंड अबाउट चेज कर सकते हैं, वो भी इजीली 17 ओवर्स में। जी बिल्कुल, 14 गेंदें कबल चेस किया था उन्होंने आज, 14 गेंदें कबल। जी, ये अलार्मिंग है दूसरी टीमों के लिए भी कि एक टीम पहली दफा मेगा इवेंट में खेल रही है और वो इतने अच्छे से और इजीली चेज कर रही है, तो ये गेम जो है बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। जी, अब जुनेद भाई आपसे मेरा ये क्वेश्चन है, पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 के बैट्समैन हैं उनके हवाले से मैं बात करूंगा। टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर में इनमें आपके ख्याल में कौन से प्लेयर होने चाहिए, या जो इंग्लैंड के खिलाफ जो हम सीरीज खेले हैं यही टीम जो है बेहतर है? नहीं, यहाँ पे जो है ना एक नया जो एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं, क्योंकि वो जो एक्सपेरिमेंट है वो हमारे लिए जो ना एक फ्रूटफुल हो सकता है, मतलब बहुत ज्यादा जो ना फायदा दे सकता है। और वो एक्सपेरिमेंट सिर्फ ये है कि हम इस प्लेइंग 11 के अंदर हम फखर जमान को जो ना शफल कर सकते हैं, फखर जमान को हम ओपनिंग पे डाल सकते हैं। फखर जमान पे मुझे पूरा भरोसा है कि वो ओपनिंग के अंदर अगर अभी भी अगर हम उसका एक्सपेरिमेंट करें या फिर किसी यूएसए के मैच के अंदर अगर हम उसका एक्सपेरिमेंट कर लें, मेरे ख्याल से फखर ओपनिंग के अंदर जो ना अच्छा परफॉर्म करेगा। और थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, पूरे वर्ल्ड कप के अंदर जो ना फखर जमान ओपनिंग करेगा, तो मेरे ख्याल से अच्छे रिजल्ट आएंगे पाकिस्तान की टीम के लिए। फखर जमान और मेरे ख्याल से रिजवान ओपन करने चाहिए इनको, और उसके बाद जो ना फिर उसको आना चाहिए बाबर आजम। जी, बाबर आजम हो गए, उस्मान खान हो गए, इफ्तिखार अहमद हो गए, अमाद वसीम। हाँ जी बिल्कुल। अमाद वसीम की हमने बात नहीं की, मैं आपसे बात करना चाहूंगा अमाद वसीम के हवाले से। अमाद वसीम ने बड़ा जबरदस्त कम बैक किया है, क्योंकि उन्होंने दूसरी मुखालिफ हरीफ टीमों को बांध के रखा है, उनके बल्लेबाजों को अपनी गेंद से उन्होंने जो है काबू में रखा है, खोलकर खेलने नहीं दिया। उन्होंने बड़ी इकोनॉमी भी उनकी अच्छी है, विकेट्स भी लेकर दे रहे हैं, और बदकिस्मती से वो फिनिशिंग टच तो नहीं कर रहे बैटिंग में, लेकिन उनकी बैटिंग का जो स्ट्राइक रेट है वो मुतमईन कर सकता है हमें। बिल्कुल आपकी बात सही है, इस चीज से मैं एग्री करता हूँ। इमाद एक ऐसा ऑलराउंडर है जो कि अगर बॉलिंग के अंदर अगर कभी परफॉर्म नहीं करेगा तो वो आपको बैटिंग के अंदर जरूर परफॉर्म करके देगा। और इमाद एक ऐसा ऑलराउंडर है जो कि आपको किसी ना किसी सूरत में, यानी कि चाहे वो बॉलिंग हो चाहे वो बैटिंग हो, इन दोनों चीजों के अंदर कभी तो मतलब एक टाइम ऐसा आएगा दोनों चीजों के अंदर परफॉर्म करके देगा। लेकिन एटलीस्ट ये बंदा, मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज के अंदर तो आपको लाजमी परफॉर्म करके देगा। और इमाद वसीम मुझे लग रहा है कि इस टूर्नामेंट के अंदर पाकिस्तान के लिए बैटिंग भी अच्छी करेगा आने वाले वक्त के अंदर। अच्छा, अब अगर आमिर भाई मेरा आपसे ये लास्ट क्वेश्चन है, आपसे ये क्वेश्चन है कि अगर हम कीपिंग की बात करें विकेट कीपर के हवाले से, क्या विकेट कीपिंग में रिजवान बेस्ट ऑप्शन है, या आजम खान पर ही जो है हम डिपेंड करेंगे एक इजाफी बैट्समैन की सूरत में? वैसे तो हम उस्मान खान को खिला रहे हैं, अगर आजम को रेस्ट देकर आजम खान को, तो हम जो है उस्मान खान से भी जी ये काम ले सकते हैं। मेरी जो प्लेइंग 11 है उसमें आजम खान दूर दूर तक नहीं आता, तो विकेट कीपिंग के लिए आजम खान बिल्कुल फिट नहीं है, और उसके लिए मैं चाहूंगा कि रिजवान ही विकेट कीपिंग करे। अगर मैं बैटिंग ऑर्डर की बात करूं कि किस तरह होना चाहिए, तो मेरे बैटिंग ऑर्डर में रिजवान और फखर जमान ओपनर्स हैं, उसके बाद वन डाउन पे उस्मान खान आता है, उसके बाद बाबर आजम आते हैं, उसके बाद इफ्तिखार आता है, उसके बाद हम अगर इमाद को ले आए और शादाब को बाद में ले जाएं, और वो भी उस सूरत में जब हम 3 फास्ट बॉलर्स खिला रहे हैं और 2 स्पिन जिनमें शादाब है। अगर शादाब को हमने लाजमी तौर पर खिलाना भी है, नहीं तो बरार बैठा हुआ है,
नहीं तो हमारे पास आपने यहाँ पर बात की 3 फास्ट बॉलर्स की। अगर हम 3 फास्ट बॉलर्स खिलाते हैं तो फिर शदाब और इब्रार दोनों खेल सकते हैं प्लेइंग 11 में। जी मैं वही बात कर रहा हूँ, इमाद भी है ना हमारे पास। जी जी, तो इमाद और शादाब अगर खेलते हैं तो इमाद को पहले आना चाहिए, शादाब को बाद में आना चाहिए। और अगर शादाब नहीं खेल रहा, अबरार खेल रहा है, तो फिर अबरार को बाद में ही आना चाहिए। शादाब हो या अबरार, उनको बाद में आना चाहिए। तो ये 5 या 6 बैट्समैन जब हमारे टॉप के या मिडिल ऑर्डर के हो जाते हैं, अगर यहाँ तक हमारी बैटिंग स्ट्रांग है और हम 15-16 ओवर तक 4 या 5 विकेट्स ले जाते हैं, रिलाय कर जाते हैं, और स्कोर भी 15 ओवर में 130 140 कम से कम 140 हो जाता है, तो फिर हम 180 190 करना हमारे लिए मुश्किल नहीं रह जाता। मेरी प्लेइंग 11 में बाबर आजम ओपनर नहीं है बिल्कुल भी, और बाबर आजम का नंबर 4 है। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ये आमिर भाई थे जो बहुत गहरी नजर रखते हैं क्रिकेट में, और लाहौर से इनका ताल्लुक है। अब जुनेद से बात करेंगे। जुनेद, मेरा आपसे भी जो है लास्ट क्वेश्चन है, आपके ख्याल में पाकिस्तान की टीम अगर इंडिया के खिलाफ जाती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टफ मुकाबला होगा, हाई वोल्टेज कंपटीशन होगा पाकिस्तान और इंडिया का, जो 9 जून को न्यूयॉर्क में खेला जाएगा। इससे कबल इंडिया जो है न्यूयॉर्क से हम आहंग होगी, पाकिस्तान का वहां पर पहला मैच होगा और ड्रॉप इन पिच होगी। तो आप क्या समझते हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि यहाँ पर जो टीम इंडिया है वो ऑलरेडी जो ना प्रैक्टिस भी कर चुकी है, और उसके साथ ही अच्छी प्रैक्टिस मैच कर चुकी है बांग्लादेश के साथ। तो वो इस चीज को, इस कंडीशन को काफी अच्छा समझते हैं। हमसे मिस्टेक पीसीबी से ये हो गई, जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक थी मेरे ख्याल से। हमने बिल्कुल वर्ल्ड कप से पहले जो ना अपनी टीम को भेज दिया वहां पे इंग्लैंड के अंदर सीरीज खेलने के लिए। ठीक है, हम मानते हैं कि भाई आयरलैंड की सीरीज हमने खेली, उस वक्त तक हमारे पास टाइम था। बट मेरे ख्याल से जब हम इंग्लैंड की सीरीज खेल रहे थे, तो उस वक्त हमें अपनी टीम इंग्लैंड नहीं भेजनी चाहिए थी। वो सीरीज हमें थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए था, वो बाद में भी हम उसको रीस्केड्यूल कर सकते थे। हमारी टीम को जाना चाहिए था यूएसए के अंदर जी, क्योंकि जहां पे भी हम क्रिकेट खेलते होते हैं वहां की कंडीशंस को जानना हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है। और यूएसए एक ऐसा कंट्री है जहां पे जो ना वहां पे क्रिकेट का जो रुझान है वो पहले नहीं था। ये अभी नया टूर्नामेंट वहां पे स्टार्ट हो रहा है, तो वहां की पिचेस को, वहां की कंडीशंस को जानने के लिए वहां पे पाकिस्तान की टीम का वार्म अप मैचेस खेलना, वहां पे न्यू एक्सपेरिमेंट करना, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी था। जी बिल्कुल। तो आप मुझे जी बात दोबारा सवाल रिपीट कीजिएगा, आपने क्या पूछा था? दोबारा मैं आपको जो ना मजीद आगे बता देता हूँ। मैंने कहा कि ड्रॉप इन पिचेस होगी, और सुनने में आया है कि जो न्यूयॉर्क में जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, इस पिच की जो मिट्टी है ये ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड एडिलेड ओवल से ली गई है। बिल्कुल, आपकी बात सही है। ठीक है, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में भी खेला हुआ है और जानते हैं वहां की पिचेस को, बट मेरे ख्याल से एक नए एनवायरनमेंट के अंदर जाना, वहां पे पहली बार क्रिकेट का होना, या फिर फैंस की अगर हम बात करें, वहां पे कम्युनिटी की बात करते हैं, तो ये सारी चीजें जो ना बहुत ज्यादा जो ना एक टीम की सक्सेस में, कामयाबी में जो ना अपना अपना रोल अदा करती है। तो मेरे ख्याल से जैसा कि मैंने शुरू में बोला, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को वहां की कंडीशंस और पिचेस को जानने के लिए, जज करने के लिए, चेक करने के लिए वो सीरीज जो ना पहले नहीं खेलनी चाहिए थी। जिस सीरीज का हमें बिल्कुल भी फायदा नहीं हुआ, बिल्कुल हमारी जो ना मतलब मजाक बनाया गया है। 2 मैचेस हम हार गए, 2 बारिश की नजर हो गए, तो कहाँ हमने कुछ हासिल किया सीरीज के अंदर? कुछ भी हासिल नहीं किया। बिल्कुल, आपके कहने का मकसद है कि पाकिस्तान की टीम को वो उस सीरीज पर जो है वार्म अप मैचेस को तरजीह देना चाहिए था। बहुत शुक्रिया जुनेद भाई, आमिर भाई, आपने अपना कीमती वक्त दिया, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने जो है अब अपना वर्ल्ड कप का पहला मैच 6 जून को अमेरिका से खेलना है, और ये पाकिस्तान के लिए जो है टफ भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिका की स्टेटमेंट जो उनकी टीम की आई है वो ये आई है कि हम पाकिस्तान और इंडिया की टीम को टफ टाइम देंगे। तो आज का ये प्रोग्राम स्काई स्पोर्ट्स अपने इख्तिताम को पहुंचा। दुआओं में याद रखिएगा, जिंदगी ने वफा की। तो मोहम्मद कदीर आपकी खिदमत में अगले प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाजिर होगा।